हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में भी हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं हो सकता, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं और उसमें कभी भी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। हम शून्य को लिख सकते हैं इस तरह, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और इस तरह से हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं। यानी कि शून्य को हम PYQ के रूप में लिख पा रहे हैं और यहाँ हमारा Q 0 भी नहीं है, यानी तो शून्य को हम PYQ के रूप में लिख पा रहे हैं और यहाँ पर हमारे P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी यहाँ पर एक पूर्णांक है और यहाँ 2 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। तो इस तरह हम शून्य को PYQ के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर P और Q दोनों हमारे पूर्णांक है और Q हमारा 0 भी नहीं है। तो इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर हमारा होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम 3 को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, जहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं 3/1 और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि इनके बटा में 1 लिखने से इनके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम 3 को 3/1 और 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। अब हमसे बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 से एक अधिक संख्या यानी 6 से एक बड़ी संख्या यानी कि 7 से हम इन दोनों संख्याओं के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 7 से करेंगे और यहाँ पर 1 की गुणा 7 से करेंगे। फिर यहाँ पर 4 की गुणा भी 7 से करेंगे और 1 की गुणा भी 7 से करेंगे। यहाँ पर हो जाएगी हमारी संख्या 21/7 और दूसरी संख्या हमारी बन जाएगी 28/7। तो अब हमें जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी 3 और 4 के बीच में, वो हम 21/7 और 28/7 के बीच में देखेंगे। तो 21/7 को छोड़कर इससे अगली जो हमारी संख्या होगी वो होगी हमारी 22/7। फिर इससे अगली संख्या हमारी होगी 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7। तो इस तरह हमारी ये छः परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में निकाली जा सकती हैं। तो इसी तरह यदि हमें 8 संख्या चाहिए तो हम 9 से संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। अगर हमें 6 संख्या चाहिए तो हमने 7 से करी, 5 चाहिए यदि हमें तो हम 7 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत रूप से, अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो हमने सिर्फ 6 संख्याएं ज्ञात करके दिखाई हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
3/5 और 4/5। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में तो अभी हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3/5 और 4/5 इन दोनों का हर समान है या नहीं है। तो जैसा कि प्रश्न में तो हमें दोनों का ही हर समान दिया गया है, यानी कि इसका हर भी 5 है और इस संख्या का हर भी 5 है। तो हम सीधे से इसमें इनकी 5 परिमेय संख्या इनमें ज्ञात कर सकते हैं। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम वही करेंगे। इसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं चाहिए, तो हम इसमें 5 से एक अधिक बड़ी संख्या यानी कि 6 से हम इनके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से इसके अंश में और हर में, और इसी तरह दूसरी संख्या के भी अंश और हर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारी दोनों संख्या बन गई हैं 18/30 और 24/30। अब हमें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, जो कि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 18/30 को छोड़कर इससे अगली संख्या लिखना शुरू कर देंगे। तो 18/30 को छोड़कर अगली संख्या हमारी होगी 19/30, फिर 20/30, इसी तरह 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस तरह 3/5 और 4/5 के बीच में हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि हमने इससे पहली वीडियो में जाना भी था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इस तरह आगे। और पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं जो हमारी 0 से शुरू होती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 और इस तरह आगे चलती रहती। तो हमसे पहले स्टेटमेंट में, पहले कथन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम कि हर एक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या में भी आ रही है, यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो ये कथन हमारा सत्य है। और हमें इसका कारण भी बताना था, तो कारण यही है कि हमारी हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में आती है, इसलिए हमारी हर एक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। फिर दूसरा कथन है हमारा कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक में हमारे माइनस की संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है और हमारी पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं। इधर हमारी 0 के इधर दाईं तरफ हमारी पॉजिटिव नंबर चलते हैं, धनात्मक संख्याएं, और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं चलती रहती हैं। यानी पूर्णांक के अंदर हमारी ऋणात्मक संख्याएं 0 और धनात्मक संख्याएं तीनों ही होते हैं, और पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। यानी कि यहाँ से यदि आगे की हम सारी संख्याएं देखें तो वे हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और हम इधर की भी मिला दें तो हमारे ये पूर्णांक हो जाते हैं। तो हमसे कथन में पूछा गया है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये सारे पूर्णांक हमारी पूर्ण संख्याओं में हमें मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हम निगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं। तो इसलिए हर एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमारा दूसरा कथन असत्य है। इसके बाद तीसरा कथन है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमारी कैसी होती है, जिसमें 1/2, 2/3, 5/6 और इस तरह की हमारी संख्या होती है, जिन्हें जो हम PYQ के रूप की होती हैं। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याओं में आती हैं? तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याओं में आती है, क्योंकि परिमेय संख्या तो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है और पूर्ण संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलती हैं। यानी कि हर एक मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए तीसरा कथन भी हमारा असत्य है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पहली एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। यदि कोई भी डाउट आपको इसमें रह गया हो या कुछ भी आपको इसमें समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।